व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं डे 3 विद द पॉलिटी टेस्ट डे 3। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड थैंक्स फॉर द लवली कमेंट्स और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो देखते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक साथ रखिए। तो उसमें आप 1 2 3 200 मार्क करके रख सकते हैं, या ऑनलाइन आप जो हमारी सीट्स होती हैं वो भी प्रिंट आउट उनके निकलवा के रख सकते हैं और उसमें मार्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि इसने एंड किया था जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ थी एज अ कमर्शियल बॉडी और बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सेकेंड है, इसने डिप्राइव कर दिए थे जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, उनके लेजिस्लेटिव पावर से। थर्ड, इसने इंट्रोड्यूस करा था एक ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स का। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। आपके पास 5 सेकंड्स है, तो आप अपना टाइम लीजिए। तो उसका डायरेक्टली ऑप्शन बी हो जाता है। तो हम ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि हमने वहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी कि ईपी से याद रखना है कि जो 1833 का एक्ट है कि ईपी क्यों था कि इसने एंड कर दी थी जो भी ईसी से याद रखना था, ये जो एंड कर दी थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई थी। और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो बॉम्बे मद्रास को डिप्राइव कर दिया गया था। और जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ था इससे नेक्स्ट जो एक्ट था 1853 का, इसमें केवल एक अटेम्प्ट किया गया था। तो अगर यही ऑप्शन में अटेम्प्ट डाल देते कि इट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसे बोलते हैं एज अ एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ मीडिया। सेकंड दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया थ्रू पिट इंडिया एक्ट के थ्रू इन 1784 का। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट वहाँ से पिक की गई है टेस्ट में। और ये रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हैं, सभी हमने नहीं बनाए हैं टेस्ट, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस भी डिफरेंट, हम 2 टेस्ट हमने डिस्कस किए थे कल, तो उनके भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे थे कि ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसमें से ही आ रहा है कि कोई आपको नया उठ के नहीं आ रहा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वन सोर्स इज मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बताइए ए बी सी डी। आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है कि दोनों ही करेक्ट हैं। हम ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ भी चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो पढ़ा था 1853 के बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। तो आपको ये पूरा ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। और जो हमने पिट इंडिया एक्ट भी पढ़ा था उसमें भी आपको ट्रिक बताई गई थी कि सिटी को बीटी बताया था, कि सिटी को बीपी, कि कंपनी टेरेटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस बोलने लगे थे और सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था, जो सेकेंड फीचर था उसका। और थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फर्स्ट है, उसने इनिशिएट किया है जो भी प्रोसेस था डिसेंट्रलाइजेशन का बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज में। सेकंड, इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड मैसूर। और थर्ड है कि इसने एम्पावर किया जो वाइसरॉय है कि वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप ऑप्शन बताइए। यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता है 1 and 3। और हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने देखा था कि जो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है वो क्यों है, वो बता देते हैं आपको कि इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ पे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब, तो नॉट मैसूर। और ईयर भी आपको वहाँ पे बताए गए थे 1862, 1866 और 1897। और तीनों ही आपको रेपिटेटिव रिवीजन करवाया गया था। तो रेपिटेटिव रिवीजन से आपको ये माइंड में याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स वेयर डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं जो डेट रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। सेकेंड है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें रिक्वायर नहीं है किसी भी लेजिस्लेचर की फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर लेजिस्लेचर फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं आप कहाँ से पिक किया गया है। तो जो हम टेबल डिस्कस करते थे डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ से आपको इजीली ही सॉल्व हो जाएगा।
तो इसमें बताने की कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आपके पास 5 सेकेंड है, तो अपना टाइम लीजिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है डी, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, तो हम उसकी जो आपको टेबल डिस्कस की थी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इस वजह से ये दोनों ही ऑप्शन हमने डी ऑप्शन लगा दिया। तो इनकरेक्ट बताना था कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही सही हैं। फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें फर्स्ट है कि इसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम बाइकामेरिज्म मीन्स डबल हाउस का सिस्टम एंड डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री के अंदर। सेकंड, इसने रिलैक्स कर दिया सेंट्रल को कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, इसने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट और ऑथराइज कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि वो अपना बजट को इनेक्ट कर सकती है। तो आपके पास 5 सेकंड, वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है 1, 2, 3, तो तीनों ही ये करेक्ट है और इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया था बाइकामेरिज्म भी, और ये सेकंड फीचर भी और थर्ड भी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज ये सभी फैक्चुअल है कि आपको बताने की, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, इसमें आप लॉजिक कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी और लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बोला गया था कि रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहा था कि आप वो ध्यान रखें कि जो इसने अबोलिश किया था। तो देखते हैं क्या क्या उसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि अबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल, कंटिन्यूएशन डायरची का और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया में। तो आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है बी, ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आपको साइमन कमीशन, तो आपको बैकग्राउंड बताते हैं थोड़ा कि नवंबर 1927 में डेट इज 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि एक 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जिससे क्यों बनाई गई थी कि रिपोर्ट कर सके जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें क्या कंडीशन है हमारे इंडिया की। तो ऑल जो मेंबर्स थे इसके वो ब्रिटिश थे, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंस जो सभी पार्टीज थी उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया था और इसकी रिपोर्ट थी इसने हमने दी थी 1930 के अंदर। और रिकमेंडेशन क्या कहती कि द अबोलिशन ऑफ डायरची, तो आपको ये एडी वहाँ पे भी याद कराया गया था। तो दैट्स वाई ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। इसने बोला था एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट फेडरेशन इन फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया का, दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। और जो प्रिंसली स्टेट थी उनका कॉन्टिनेशन कम्युनल इलेक्टोरेट का एंड सो दैट्स वाई हेंस स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है। और फिर हमने देखा था कि इसे कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश। उसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हमने पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश इंडिया के थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट से। तो आपको पूरा ही बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 7th क्वेश्चन कि जो नोशन है फेडरेशन का इन सोसाइटी, फ्रीडम का इन सोसाइटी इम्प्लाइज क्या करता है। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स। सेकंड, ऑल डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली। थर्ड, कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर एबिलिटीज। तो ABCD 4 ऑप्शन है। वी हैव 5 सेकंड, बताइए कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है C, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो जो बोथ दीज एक्सपेक्ट्स हैं फ्रीडम के, दैट इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट एज वेल एज एग्जिस्टेंस कंडीशन का, जिसमें लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक फ्री सोसाइटी वो होती है जो एनेबल करे अपने मेंबर्स को कि वो डेवलप कर सके अपना जो पोटेंशियल है मैक्सिमम तक बिना ही विद मिनिमम कॉन्स्टेंट। ये नहीं कि बिना ही किसी लिमिटेशन के, लेकिन लिमिटेशन होती है बट विद मिनिमम। ये डायरेक्टली हम NCERT से पिक किया गया है, वहाँ से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एम है एट प्रोटेक्टिंग द लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन द स्टेट। फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि टू प्रोड्यूस कंपल्सरी फाइनेंशियल ग्रांट एंड रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब टू सच माइनॉरिटीज। सेकेंड है प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं टू डायरेक्ट द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन अ स्टेट। तो आपके पास 5 सेकेंड है, तो बताइए।
तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, बिकॉज कोई भी प्रोविज़न नहीं है ऐसा रिजर्वेशन का हमारे संविधान के अंदर. एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी, जो भी इंस्ट्रक्शन है मदर टंग में एट द प्राइमरी स्टेज जो एजुकेशन की टू द चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को, वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इशू कर सकते हैं सच डायरेक्शन टू एनी स्टेट एज ही कंसिडर नेसेसरी और प्रॉपर फॉर द सिक्योरिंग ऑफ द प्रोविजन. ऐसी फैसिलिटी का जो अभी आपको मैंने बताया ऊपर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को दे सकते हैं, तो जो भी मदर टंग को लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन उसको सिक्योर करने के लिए. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है. इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंपल्सरी फाइनेंशियल ग्रांट रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब. तो ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, केवल डायरेक्शन इशू कर सकते हैं स्टेट को. सेकंड क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ऑन डिमांड बीइंग मेड, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं डेट की सब्सटेंशियल पोर्शन जो प्रोपोर्शन है हमारे पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का वो यूज़ कर रहा है कोई भी लैंग्वेज, तो वो रिकग्नाइज की जाती है अगर स्टेट के द्वारा, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं डेट ही में डायरेक्ट डेट सच लैंग्वेज शैल ऑल्सो बी ऑफिशियली रिकग्नाइज इन दैट स्टेट. दैट्स वाई ऑप्शन 2 जो हमारा है वो करेक्ट है और हमने इसका ऑप्शन बी लगा दिया है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मार्क करके रखिए, बिकॉज इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है. तो आपने ऊपर से जो 8 क्वेश्चन डिस्कस किए आप देखिए, उसमें आप जो इजीली हो गया तो उसमें सिंगल स्टार मार्क कर सकते हैं, और जो आपका अटक रहा है आपका नहीं हो रहा तो डबल स्टार, और बिल्कुल भी आपको आगे पीछे का नहीं पता चल रहा तो 3 स्टार. तो एट द एंड हम जो 3 स्टार वाले क्वेश्चन हैं पहले वो रिवाइज आप करिए इसमें, देन 2 स्टार, देन 1 स्टार. तो नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है जो कॉम्युनल अवार्ड का रिस्ट्रिक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन ओनली. नेक्स्ट है जो वाइट पेपर है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. तो कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास. यू हैव 5 सेकेंड. तो इसका ऑप्शन हो जाता है बोथ 1 and 2 बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. और अगस्त 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस की थी एक स्कीम जिससे रिप्रेजेंट की जा सके माइनॉरिटीज़ को, विच केम टू बी नोन एज कॉम्युनल अवार्ड. और जो कॉम्युनल अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए ही, बट वो एक्सटेंड होता था टू द डिप्रेस क्लासेस भी. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट्स वाई यहाँ पे जब ओनली आ जाता है तो आप अवेयर हो जाएं. सेकेंड जो हमारा कि ऑन द बेसिस कि जो राउंड टेबल डिस्कशन हुए थे, जो वाइट पेपर था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो प्रिपेयर किया था और सबमिटेड किया गया था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही इनकरेक्ट हो गए. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 10th क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो इसका ऑप्शन है कि इसने एबोलिश कर दी थी डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस. सेकंड, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. थर्ड, इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट. तो आपके पास 4 ऑप्शन है. यू हैव 5 सेकेंड. तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली डी हो जाता है. इज़ वेरी इजी क्वेश्चन कि जो उसने फर्स्ट करेक्ट क्यों है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसने अबॉलिश कर दी थी डायरची प्रोविंसेस के अंदर और अब इंट्रोड्यूस क्या किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी इन इट्स प्लेस, एंड द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज अ ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्पेयर. दैट्स वाई जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है. सेकेंड क्या है कि इसने अबॉलिश कर दिया था काउंसिल ऑफ इंडिया को, वो एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. तो जो SOS थे इंडिया के लिए उन्हें प्रोवाइड किया गया था विद द एडवाइजर टीम के साथ. दैट्स वाई जो स्टेटमेंट 3rd है ये सेकंड है, ये गलत हो जाती है बिकॉज हम पढ़ चुके हैं 1858 का, तो उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था नोट बाय 1935. तो 3rd भी हमारा करेक्ट है. तो आपको जिसको इसमें डाउट है तो हमारे लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर आप जरूर देखिए. 11th इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है एक परमानेंट और इलेबोरेट प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजन, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट वहाँ से उठाई गई है. सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप. थर्ड है कि पर्सन जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान में इंडिया से आफ्टर 1 March 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया आफ्टर रीसेटलमेंट
इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है कि 2 और 3 ओनली। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट वहाँ से मेंशन की गई है, सेकंड वाली भी और थर्ड वाली भी प्रोविज़न है हमारे। और जो फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है कि बिकॉज जो हमारा संविधान है वो डील करता है विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट सेकंड। हाउएवर इट कंटेन नाइदर एनी परमानेंट नोर एनी एलेबोरेट प्रोविजन। तो वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट मेंशन थी हमारे लक्ष्मीकांत में भी कि इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट और एलेबोरेट प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। और 5 to 11 आर्टिकल है उस वो पार्ट सेकंड के अंदर, उसमें ही इसके प्रोविज़न मेंशन है। और इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको कि सिंगल सिटीजनशिप का आर्टिकल 9 है हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये एम्पावर करता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस। सेकेंड, it granted freedom to the Indian princely state either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or या independent रहे। Third is provided for the partition of India and certain to independent dominion of India and Pakistan। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप देखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, तीनों ही करेक्ट हैं। हम ऑलरेडी इसके फीचर्स में लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है जो लियाकत अली खान थे वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंटीरियम जो गवर्नमेंट थी। सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन इन इंटीरियम गवर्नमेंट 1946 की। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखिए, यू हैव 5 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट ओनली, वन ओनली। तो हम ऑलरेडी जो टेबल थी हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला चैप्टर था उसमें ये पढ़ चुके हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946। और हमने ये भी देखा था कि इसमें हमारे जो BR अम्बेडकर साहब हैं वो नहीं थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो फूड और एग्रीकल्चर देख रहे थे, ना कि एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन। तो टेबल आप देख लीजिए वहाँ पे, हम ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और BR अम्बेडकर वाला आप जो ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी प्रीवियस टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब रेपिटेटिव पूछे जा रहे हैं डिफरेंट टेस्ट में। तो 14 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर इंडिया वो फर्स्ट टाइम रखा गया था फॉरवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये डेट्स हम आपको याद होगी, 1939 से हमने स्टार्ट किया था, 38 से 39 तो पूरी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, जो ब्रिटिश प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू। थर्ड है कि जो मुस्लिम लीग है उसने एक्सेप्ट कर लिया था आइडिया ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। तो आपको करेक्ट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है इसमें। तो इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि डी ऑप्शन है, तीनों ही गलत है बिकॉज आपको अभी डेट बताएगी जैसे 1938, 1939 तो ये थी इनके द्वारा। लेकिन उससे पहले भी हमने जो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट लाइन जो थी हमारी इस चैप्टर की लक्ष्मीकांत के सेकंड चैप्टर की, उसमें देखा था कि MN रॉय ने 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट टाइम रखा था। और सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है, बिकॉज जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो फाइनली एक्सेप्ट की गई थी प्रिंसिपल्स में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे अगस्त ऑफर बोला जाता था 1940 का। और जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग ने। हमने देखा था उसके बाद जो एक कैबिनेट मिशन है इंडिया में भेजा गया था और उसने रिजेक्ट कर लिया था जो 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज का जो भी आइडिया था। इट पुट फॉरवर्ड द स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। तो आगे हम देखते हैं जब माउंट बैटन प्लान आता है तो वहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए हैं। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई नवंबर 1946 के अंदर अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय अगस्त ऑफर। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज partially elected and partially nominated body. Third है seats were allowed on the basis of population at that time. जो सीट्स है वो अलॉटेड की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उस टाइम पे। तो इन्हें ऑप्शन हम आपके पास हैं, 5 सेकंड आपके पास है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बताइए। तो हम देख चुके हैं इसका ऑप्शन डी है, 2 and 3 ओनली। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको अगस्त ऑफर देखने से ही
आपको इनकरेक्ट मेंशन इसमें मार्क कर देना चाहिए, बिकॉज ये कैबिनेट मिशन प्लान था जिसके थ्रू ये फॉर्मुलेट किया गया था, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रिंसली स्टेट के, वो वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब देखा था हमने भी कि वहाँ पे भी कि दे आर पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडीज़ थी। और इसमें जो बाद में देखा था कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था, और जो एससी कैंडिडेट्स थे, ये मेंबर्स थे, वो भी थे। तो लास्ट पैराग्राफ को मेंशन कराया गया था, और एक स्पेशल जो पर्सन थे वो नहीं थे, दैट इज़ महात्मा गांधी जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अदर देन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से फंक्शंस थे आपको ये बताया गया थे। तो तीनों ही वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन हो जाता है, तीनों ही करेक्ट है। तो हम पढ़ भी चुके हैं कि रेटिफाई कर दी थी ये जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की। तो इसमें आपको ट्रिक क्या याद कराई गई थी कि जो फ्लैग है सबसे ऊंचा होता है, तो उसकी डेट सबसे अलग रहेगी। और जो 1950 में 3 काम वहाँ पे हमने बताए थे आपको हुए थे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और राजेंद्र प्रसाद जी जो इलेक्टेड हुए थे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, और 1949 आपको मेंबरशिप देख ही लीजिए। तो ये 5 पॉइंट हमने वहाँ पे पढ़े थे। नेक्स्ट मूव टू द 17 की जो कमेटीज़ हैं उन्हें किस द्वारा हेड किया जा रहा है। फर्स्ट इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद द स्टेट और स्टीयरिंग कमेटी। तो पेयर्स आपके सामने दिए गए, यू हैव 5 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन हो जाता है डी, थर्ड ओनली, और ये भी टेबल से ही पिक किया गया है जो हम ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि मेजर कमेटी वहाँ पे हमने पढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमेटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग का। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कि यूनियन पावर कमेटी थी जो जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे। कि आपको कहा था कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप कि जवाहरलाल नेहरू जी 2 कमेटी थे कि यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़, और जो सरदार पटेल हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़। तो आप एक बार इनको रीडिंग जरूर कीजिए। और ड्राफ्ट कमेटी जो थी वो बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। तो जब आप एक बार रीडिंग कर लेंगे उसकी हमारे सेकेंड चैप्टर में, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। नाउ 18th क्वेश्चन कि आर्टिकल 1 डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज। वेरी इजी क्वेश्चन। जो आर्टिकल 123 है डील करता है विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस बना सकते हैं ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो डायरेक्टली बी हो जाता है, सेकंड ओनली, कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 1 तो हम पढ़ चुके हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन वो दिखाता है, दैट्स वाई ये गलत हो जाता है। और आर्टिकल 3 में दिया गया है ये सब फॉर्मेशन ऑफ, जिसे हमने ट्रिक फिदा से याद किया था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज इन एरिया, डिमिनिश इन एरिया, चेंज इन द नेम, सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं ऑलरेडी जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का चैप्टर है। और जो आर्टिकल 123 है ये ऑर्डिनेंस भी चैप्टर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम देख चुके हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 क्या है कि जो मैसूर प्रोविंस हैड सेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमंगेस्ट प्रिंसली स्टेट्स। सेकंड, प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट है सीज टू एग्जिस्ट ऑन 17 अप्रैल 1952। यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। टाइम लीजिए आप अपना। तो दोनों ही करेक्ट हैं बिकॉज जो मैसूर प्रोविंसेस उन्होंने 7 मेंबर्स भेजे थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हाईएस्ट थे अमंग द प्रिंसली स्टेट। सेकंड, जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है वो सीज टू एग्जिस्ट ऑन 17 अप्रैल 1952। और जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी विद द 2 हाउसेस वो केम इन टू बींग इन मे 1952। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो ऑल द प्रपोजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एनफोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस एक्ट था जो 1947 का वाज रिपील्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसमें ऑप्शन डायरेक्टली बी हो जाता है, बी ओनली, बिकॉज फर्स्ट हमने देखे थे वहाँ पे आपको याद भी कराया था कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो इफेक्ट में आए थे 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे। तो आपको याद दिया था कि 5, 6, 7 की जो पहले सिटीजन आप कॉमन सेंस से भी देखिए कि इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के लिए 324 चाहिए आपको और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो 5, 6, 7, 8 और 9 और डिफरेंट की जो भी प्रेसिडेंशियल रिकग्निशन थे तो हमने 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये सभी आर्टिकल्स हैं जो फोर्स में आ गए थे ऑन 26 नवंबर 1949 में। हेंस जो स्टेटमेंट बने इनकरेक्ट है। फर्स्ट बिल्कुल या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
कि जो विद द कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का विद ऑल इनेक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वो रिपील कर दिए गए थे। दैट्स वाई जो करेक्ट है सेकेंड अबोलिशन। और जो एबोलिशन है प्रीवियसली काउंसिल जुडिक्शन का वो हाउएवर कंटिन्यू रहा था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो एबोलिशन ऑफ प्रीवियसली काउंसिल जुडिक्शन एक्ट था 1949 का वो रिपेल नहीं किया गया था। ये ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन में दिया गया लक्ष्मीकांत में और पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सम ऑफ द क्रिटिक्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं चैप्टर के। तो फर्स्ट है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, सेकंड लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, थर्ड इज डोमिनेटेड बाय हिंदू। वेयर इज द क्वेश्चन? यू हैव 5 सेकंड। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन डी पूरा ही करेक्ट है, क्योंकि हमने जो 7 to 8 टाइप्स की वहाँ पे जो भी क्रिटिसिज्म पढ़ी थी तो आपको बस हेडिंग्स माइंड में रहनी चाहिए, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट है टेरिटोरियल फॉर्मिंग द टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दीज असाइन टू द यूनियन। सेकेंड है कि ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया शैल फॉलो फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। थर्ड है कि ऑल पावर ऑफ इंडिया, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप देखिए। यू हैव 5 सेकेंड। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट सेल्फ फॉलो फ्रॉम इट्स पीपल बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। तो डेट्स वाई ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है। जो आपको एक्सप्लेनेशन बताई है वो करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है ऑल पावर अथॉरिटी ऑफ सोवरेन और इंडिपेंडेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो नहीं की जाती, वो पीपल से निकलती है हमारी कि हु इज़ द अथॉरिटी, जो हम प्रियम्बल में पढ़ चुके हैं। तो पावर जो ड्राइव की जाए लोगों के थ्रू, लोगों से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया गया बाय द B.R. अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में। तो देखिए ABCD कौन सा करेक्ट हो जाता है। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन डी है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो वहाँ मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं 24 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। ये एंड में DPSP चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे कि एबोलिशन इंटरमीडिएटरीज के लाई जमींदार्स, जागीरदार्स, इमामदार्स। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन कमर्शियल बैंक्स का। थर्ड है कि बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट। फोर्थ है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो जाता है, चारों ही करेक्ट है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि DPSP हमारा पार्ट 4 के अंदर आता है फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। और जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इसको बोरो किया था आरियस कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ 1937, जिन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे कॉपी किया था। और B.R. अम्बेडकर जी ने इसको डिस्क्राइब किया था एज अ नोवल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स को बोला गया था कि कॉन्साइंस हमने वहाँ पे पढ़ा था, बोला था कंटेन करते हैं ये दोनों ही, फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की और इसकी सोल भी। और जो 4 लेजिस्लेचर जो दिए गए हैं ऑप्शन ऊपर, वो पार्ट हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के, जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 25 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको सारे शेड्यूल्स भी मेंशन कराए गए थे वो ट्रिक से भी, टीयर्स ऑफ ऑल PM। तो आप देखिए सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, जो जितने भी ऑप्शन है आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, फिफ्थ जो है वो करेक्टली मैच है। तो इसका जो 5th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है, इसमें बताना है कि जो उनसे करेक्टली मैच नहीं है, डेट्स वाई हमने सी ऑप्शन लगाया। तो जो 5th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स का इन एनी स्टेट एक्सेप्ट जो 4 स्टेट हैं जो हमने ट्रिक से याद किया था कि ATMM से कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन्हें एक्सेप्ट करते हुए। नेक्स्ट 26 कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सेकंड 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन
प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। ये 5 सेकेंड। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सी है कि करेक्ट हो जाते हैं, कि दोनों ही करेक्ट हैं कि 42nd अमेंडमेंट रिगार्ड किया जाता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में, और इसका ही अटैम्प्ट था कि रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी किसी लॉ की, एंड इट लेड डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन की टू द नेशंस। और जो 52nd अमेंडमेंट है वही हमारा 10th जो शेड्यूल है वो ऐड किया था उसने, तो एंटी डिफेक्शन वहाँ से ही आया था, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटी डिफेक्शन चैप्टर भी। 27 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइज साइज। तो हम पढ़े थे प्रीएम्बल चैप्टर में ये बात, प्रीएम्बल में नहीं, हमने पढ़ा है ये एक सेलिएंट फीचर में। तो आप देखिए चारों ऑप्शन कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट के लिए, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस 1935 का, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो डोमिनेंस लीगल ल्यूमिनरीज का इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी पढ़े थे हमने कि जो वास्टनेस है कंट्री की। तो इसमें आपके पास 5 सेकेंड है, आपने देखिए आप कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हमने मार्क किया डी, बिकॉज इसमें 4 फैक्टर हमने वहाँ पे पढ़े थे तो वो इसमें मेंशन नहीं है, तो आप अपने मन से कुछ भी मत लगाइएगा। तो फर्स्ट हमने देखा था ज्योग्राफिकल फैक्टर कि जो वास्टनेस है हमारी कंट्री की और उसकी जो डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, तो इसे देखते हुए हमने पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया गया। सेकंड इसमें जो दिया हुआ ये हिस्टोरिकल फैक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी करेक्ट है और डोमिनेंस भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 28 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 2 टायर गवर्नमेंट। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन लगा सकते हैं इसका, लेकिन आपको फिर भी 5 सेकंड मिल रहे हैं बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्टली जो ऑप्शन हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि 4 इज इनकरेक्ट, तो चारों में 4 है तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है बिकॉज 3 टायर गवर्नमेंट हमने सिस्टम वहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट इज 29 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो टर्म है फेडरेशन वो कहीं भी नहीं दी गई है हमारे संविधान के अंदर। सेकंड, इंडियन फेडरेशन रिजल्ट है एग्रीमेंट बाय द स्टेट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको करेक्ट बताना है कि एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों ही गलत हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है। तो बिल्कुल ही आउटराइटली ऑप्शन ए हो जाता है बिकॉज हमने पढ़ा था ये फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, और जो आर्टिकल 1 है उसमें भी वो डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स को, जिसका इम्प्लाइज करता है 2 थिंग्स जो इम्प्लाई करता है कि जो इंडियन फेडरेशन रिजल्ट नहीं है किसी भी स्टेट्स के बीच में हुआ एग्रीमेंट का, और उनको कोई भी राइट नहीं है टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। दैट्स वाई जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। और जो कल भी आपको बताया था कि क्वाजी फेडरल किसने बोला था, डेट इज के.सी. वियर ने, because Indian constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 30 क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। तो फर्स्ट एक्ट था हमारे फर्स्ट चैप्टर का, तो ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट कंपनी को फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, और डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। थर्ड, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाता है कि बिकॉज हमने जो ये सी और पी जो हमने पढ़ा था तो ये इसमें नहीं किया गया था। तो इससे जो नेक्स्ट एक्ट हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स एक्ट, तो उसमें ये किया गया था, तो आपको सी पी से याद कराया गया था वहाँ पे। और जो चैप्टर एक्ट था 1853 का उसने ये इंट्रोड्यूस किया था लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 31st कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा पार्ट 2 लक्ष्मीकांत का बुक के अकॉर्डिंग है कि प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेंट्रल स्टेट, इंटर स्टेट और जो इमरजेंसी। तो देखिए ऑप्शन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की टू द प्रेसिडेंट। वाओ। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन लोअर हाउस का। थर्ड है कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। तो तीनों ही ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो इसमें आउटराइटली डी ऑप्शन हो जाता है
कि 2 and 3 ओनली, 1 आपका करेक्ट है जो आपको वाव बोला था, बिकॉज इसमें दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेडरॉक प्रिंसिपल है वही गलत कर दिया उन्होंने कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इज इट इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। सेकेंड, इट इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, इट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो चारों ऑप्शन आपके पास 5 सेकेंड है। तो आउटराइटली बिल्कुल ही तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बिकॉज हमने पढ़े हैं सारे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, तो हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। 33 क्या है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी। कब? कि 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या क्या है कि इट इज़ हेवीली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर नेशन, द पीपल बिहाइंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगर अनइलेक्टेड हो, इट सेंट्रलाइजेज power from the federal units into the government union government, and these it is not based on secular ideas। तो आपके पास 5 सेकेंड है इसे आंसर देने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो बी हो जाता है कि पीपल बिहाइंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अनइलेक्टेड। तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी लग रहा है। और जो जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया जाता है हेवीली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर नेशन। ये है ही बिल्कुल, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सोर्सेज, लेकिन ये इसकी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं कराता। ऐसा ये ऑप्शन 1 नहीं होगा। एंड सपोज इफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की, उसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर होते और एंड ओनली जो प्रिंसली स्टेट है उसके ही मेंबर्स होते, तो वी वुड हैव एक्नॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको पूरी तरीके से हम नहीं अच्छी तरीके से बना सकते। लोगों के सभी जो ग्रीवेंसेस है उन्हें नहीं देख पाते। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट मतलब मार्क किया हमने, यही है जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देगा। और जो डेमोक्रेसी है उसे ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी सेकुलर। इसका एग्जांपल है पाकिस्तान। और डेमोक्रेसी कैन डिसाइड टू वेस्ट ग्रेटर और लेसर पावर फेडरल यूनिट्स को, एंड इट इज़ ओनली मैटर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क करके रखिए इसको। नेक्स्ट है 34 कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली डज नॉट सर्व दिस फंक्शन। कौन कौन सा? तो दिया गया कि इंश्योरिंग सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर ऑफ अ नेशन। सेकंड है स्पेसिफाई कोलोकेशन ऑफ पावर इन द नेशन इन ए स्केलेटन फॉर्म। थर्ड क्या है ब्रिंग इन रूल ऑफ लॉ इन ए सोसाइटी। फोर्थ क्या है डिस्टिंग्विशेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद इन द पॉपुलेशन। तो ऑप्शन आपको करेक्ट मेंशन करना है। तो उसका डायरेक्टली डी ऑप्शन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का विद इन द पॉपुलेशन। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन सर्व नहीं करता कि मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो एंड ओनली प्रोवाइड एक लार्ज सेट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें स्टेट को प्रैक्टिस करनी होती है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर देखे लोगों का। और इंडिया के अंदर हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल इक्विटी और फेयरनेस का एज अ पार्ट ऑफ DPSP इन अ डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द सोसाइटी। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 31st क्वेश्चन, जो हमारा केसेस से रिगार्डिंग है कि इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फाउंड किया इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस इन दोनों के बीच में। तो वेरी इजी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किस केस में क्या बोला गया था। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल या स्टेट पॉलिसी का आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन लॉ मेकिंग। तो आपके पास 5 सेकेंड है मार्क करने के लिए। तो इसका आउटराइटली ऑप्शन बी हो जाता है। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था मिनर्वा मिल्स जो केस था 1980 का, उसमें बात बोली गई थी, तो केशवानंद भारती में नहीं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ डिक्लेयर करता है जो DPSP का, तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं लाइन फंडामेंटल इन गवर्नेंस, जो आर्टिकल 37 हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट इज 36 क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी। राइट्स एंड ड्यूटीज जो सिटीजन्स की को रिलेटिव है और इंसेपरेबल है। डायरेक्ट लाइन पिक की गई है लक्ष्मीकांत से, देख रहे हैं आप। और 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 का, एडेड 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सा करेक्ट है? तो आउटराइटली आंसर मेरे को दिख रहा है, आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी 1 and 2 ओनली, बिकॉज ये 86th अमेंडमेंट था जिसने ऐड की थी, ना कि 96। तो ये आपको पूरा ही क्लियर है।
और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्लियर है, बिकॉज ये 42nd जो अमेंडमेंट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ उससे ऐड की गई थी, जो सरवन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। सेकंड और ड्यूटीज़ इंसेपरेबल कोऑपरेटिव को रिलेटिव है, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर की। 37 क्या है कि विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेकुलर करेक्टर, ये डायरेक्टली उठाया गया है कि जो हमारा चैप्टर था कि सेलिएंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको सेकुलर जो स्टेट्स के फीचर्स वो आपको बताए गए थे कौन कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ मेंशन है। और ये कल के जो टेस्ट हुए हैं उनमें भी इंडायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन, तो देखते हैं। प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन को ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एंड नो पर्सन शैल बी कंपल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। थर्ड है कि स्टेट शेल एंड्योर टू सिक्योर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका तीनों ही जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज जो आपको वहाँ पे बताया गया था, तो क्या बताया था कि जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 16 तक और 25 से लेके जो 30 तक ये आर्टिकल सेकुलर जो फीचर है ये सिक्योर करते हैं। और जो हमारा 44 है दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड वो था, प्लस जो फर्स्ट पॉइंट हमने वहाँ पे देखा था कि जो 42nd अमेंडमेंट है उससे ऐड हुआ था प्रेम्बल में ये वर्ड, और प्रेम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ और वर्शिप, दैट्स वाई। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। और सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसा आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि कुछ बिल्कुल ही रेंडमली कुछ उठा के सभी ने इसमें क्वेश्चन डाल दिया। 38 इज फीचर्स कहाँ से बोरो किए हैं सोर्सेज, ये भी सेलिएंट फीचर से ही है। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा ही आपका टेस्ट में डिस्कशन कंप्लीट हो गया। हम ऑलरेडी जो टेस्ट कर रहे हैं पहले हमने फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट भी डिस्कस कर चुके हैं, तो 10 टेस्ट में आपकी पूरी ही जो पॉलिटी है वो यूनिफॉर्मली कंप्लीट हो जाएगी। ये को कोई भी कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटीज़ कीजिए और ये जो टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीट कीजिए, और तो फिर आप एक फुल टेस्ट अपने से अटैम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर करके ही रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से फीचर कहाँ से लिए गए, और आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि तीनों ही गलत हैं ये। तो ऑलरेडी आपको अगर डाउट है तो आप टेबल देख सकते हैं एट द एंड, और आपको सही बता देते हैं। जो इसमें दिया हुआ है कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो अपने जो सभी देखे हैं इसमें जो फर्स्ट है कि फेडरल स्कीम कहाँ से ली गई है, जो थर्ड ऑप्शन है ये ली गई थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और हमने वहाँ डिस्कस भी किया था सारे, और यूएस के भी हमने डिस्कस किए थे कि फंडामेंटल राइट्स लिए गए वहाँ से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है उनका रिमूवल, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट केवल ये लिए गए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ से नहीं लिया गया। और कौन सा ऑप्शन बचता है आपका, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये हमारा कैनेडियन सिस्टम है वहाँ से लिया गया था। और जो मेथड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तीनों ही आपको करेक्ट आंसर मिल गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज करता है कौन सी लैंग्वेज इनमें से। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो करंट में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सी लैंग्वेज है और कितनी लैंग्वेज है उसमें। तो इसमें ऑप्शन है ए दैट इज़ 2 और मतलब संस्कृत और हिंदी, बिकॉज ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस हैं बट लेकिन प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। और उसके हमने पढ़े थे वहाँ पे कि देयर आर आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी एंड सो ऑन। तो आप देख लीजिएगा अपना। और इंग्लिश जो है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज अंडर 8th शेड्यूल, इवन वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। सो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। तो अब सिंधी जो है हमने पढ़ा था ये सेलेंट फीचर में भी लास्ट के टेबल में कि कौन कौन से अमेंडमेंट से एक्ट हुई थी, जैसे हमने 21st से देखा था सिंधी ऐड हुई थी, और जो 3 थी डेट इज़ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली वो 71st से ऐड हो गई थी। और जो 92nd से ऐड हुई थी डेट इज़ बोडो, डोंगरी एंड मैथिली एंड संथाली, ये ऐड हुई थी बाई 92nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज़ 40 कि जो आइडिया रेजुडरी पावर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे बोरो किया गया, अभी आपको ऊपर भी बताया, तो डायरेक्टली आप बताइए। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन डी है कनाडा, अभी आपको ऊपर बताया गया, फेडरल स्कीम भी और रेजुडरी पावर भी। 41st क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज साउथ एशियन नेशन इज आर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स। तो यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन आउटराइटली बी हो जाता है 1 ओनली, कि बिकॉज जो भूटान है इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क,
विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है ग्रांड यूनिवर्सल सफरेज, इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल काउंसिल एंड नेशनल असेंबलीज, दैट्स वाई ऑप्शन 1 करेक्ट है। वो जो म्यांमार है रिसेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम मिलिट्री रूल टू अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड होते हैं म्यांमार के अंदर विद इंडियाज असिस्टेंस। हाउएवर पॉलिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब लेटर ड्यू टू द इंटरनल जो भी वहाँ पे फ्यूड्स और कॉप्स और ऑथराइजेशन हो रहा था। और जो मालदीव्स है डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। नेक्स्ट देखते हैं 42nd कि प्रेम्बल है स्टेट दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राइव करता है अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऊपर भी आपको बता चुका हूँ एक ऑप्शन में, तो आप देखिए कितना याद है आपको। सेकेंड है प्रेम्बल डिक्लेयर दैट इंडिया टू बी ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। तो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें डायरेक्टली बी ऑप्शन हो जाता है, दिख ही रहा है आपको। वो प्रेम्बल सिक्योर करता है कि वो अथॉरिटी लोगों से लेता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं 43rd कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स और प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को देता है और सेम एलियंस को नहीं देता। तो ऑलरेडी आपको फंडामेंटल राइट का चैप्टर में भी बताया गया था कि 15, 16 जो 5 आर्टिकल है 19, 29 और 30, ये सभी पावर्स ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, एलियंस नहीं। देखते हैं ऑप्शन, तो आप देखिए ऑप्शन करेक्ट कीजिए, आपको आंसर भी बता दिया है ऑलरेडी मैंने। तो 43rd का तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। कल्चर एजुकेशन राइट 23rd, 29th और 30, राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट में 16, और फर्स्ट इज 15। तो 5 आर्टिकल जो सिटीजन को मिलते हैं और एलियंस को नहीं। 44 क्या है कि जो बराबरी यूनियन केस है सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशली ओपिनियन दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो केशवानंद भारती केस का था सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था अर्ली ओपिनियन और कहा था प्रीएम्बल पार्ट है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो बताइए। तो दोनों ही करेक्ट है। और उसके बाद जो LIC केस हुआ था तो उसमें बोल दिया था कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और, जब हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो एक चीज़ निकल के आई थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट में कि प्रीएम्बल इज द एसेंशियल फीचर, एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो उसका आंसर इनकरेक्ट था कि एसेंशियल फीचर या पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। और जो इंटीग्रल होता है उसका मतलब एसेंशियल नहीं होता। एग्जैक्ट ये एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मेंशन थी, तो बस आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज 45th, you consider the following statement. First is preamble has been amended only twice till date और it is justiciable, इसका जो प्रोविजन है इन्फोर्स है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपके पास 5 सेकंड है, और 5 सेकंड की आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। डायरेक्टली तीनों ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। जो प्रीएम्बल है वो एक बार ही अमेंड हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। और ये नॉन जस्टिसेबल है, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो 46th क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है रिगार्डिंग द मॉडल मिंटो रिफॉर्म है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं 1909 वाला। तो देखिए इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन अलाउ कर दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटर काउंसिल को कि वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हैं। इसने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसने ग्रांट की थी फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पैट, जो हमने आपको याद कराया था वहाँ पे पैट ने प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। तो 5 सेकंड है आपके पास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताइए। तो आउटलाइटली बी ऑप्शन हो जाता है 1 and 2। थर्ड हमने देखा था कि ये 1909 का एक्ट था, उससे हुआ था, नोट फ्रॉम 1909, 1919 से हुआ है। अब देखते हैं 47th कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने रिड्यूस कर दी थी एज। तो डायरेक्ट ऑप्शन इसका बनता है बी 61st। नेक्स्ट देखते हैं 48 कि जो इंडियन मॉडल है सेकुलरिज्म का वुड स्टैंड वायलेटेड किन किन केसेस में, अगर स्टेट का पार्टिसिपेशन हो जाए रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर, और अगर स्टेट सपोर्ट और फैसिलिटेट कर दे रिलीजियस एक्टिविटीज़, तो किन में जो स्टेट का मॉडल है सेकुलरिज्म का वो वायलेट होगा। तो देखिए आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी कि बोथ आर रॉन्ग असर्शंस, कि जो बैनिंग है अनटचेबिलिटी की और इंस्ट्रक्शन है स्टेट का ट्रिपल तलाक मैटर में, क्लियरली शो करता है कि जो स्टेट्स है वो इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस मैटर में भी, और जब भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है। और जो इंडियन मॉडल है सेकुलरिज्म का वो डिमांड ही नहीं करता सेपरेशन रिलीजियस और स्टेट के अंदर। तो आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो फैसिलिटिंग है हज की पिलग्रिमेज की,
थ्रू सब्सिडीज़ और मैनेजिंग श्राइन, जो भी मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू एट द टेम्पल, लाइक जो वैष्णो देवी में होता है, कमेटी इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड द मोस्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो आपको ऑप्शन के साथ एग्जाम के साथ पूरे ही क्लियर हो जाने चाहिए। 49th क्या है कि जो TOI टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड TOS एंड UTs ओनली। सेकेंड है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड UTs, उनके जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कहाँ मेंशन किए गए फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट है कि यूनियन ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपके पास 5 सेकेंड है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसको आउटराइटली बी ओनली करेक्ट ऑप्शन है कि ये करेक्ट है बिल्कुल। और ये यहाँ पे गलत क्यों है, बिकॉज हमने पढ़ा था, अभी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 1, तो वहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया है ना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि TOI ए वाइडर देन UI, बिकॉज लेटर इंक्लूड ओनली स्टेट, लेकिन जो फॉर्मर है उसमें स्टेट ही नहीं तीनों इंक्लूड है। कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है कि इसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट भी, UTs भी, और जो टेरिटरी एक्वायर की गई है वो इंक्लूड होती है, ओनली नहीं है। और जो TOI है UI से ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट है। तो 50 क्वेश्चन देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। जो फॉर्मेशन है न्यू स्टेट की और अल्टरेशन एरिया स्टेट की आर नॉट टू बी कंसिडर एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो इस ऑप्शन डी है, C है कि दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। बिकॉज हमने वहाँ पे आपको एक बात याद करने के लिए कहा था कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है स्टेट्स की वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी नहीं की जाती, और पार्लियामेंट रीड्रॉ कर सकते हैं पॉलिटिकल मैप इंडिया का अकॉर्डिंग टू इट्स विल। दैट्स वाई ये कंसेंट की जरूरत नहीं है। और जो 368 है ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो बराबरी और जो हमारा केस पड़ा था, जो 100 अमेंडमेंट हुआ था और 9th अमेंडमेंट, तो आप पूरा ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 51 कि कंसिडर फॉलोइंग इवेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पे पहुंच गए रिवीजन पे हम। तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट नागालैंड का, ये सभी इनकी क्रोनोलॉजी लगानी है, तो हमने कल भी टेस्ट में ये क्वेश्चन उठ के आया था। तो आउटराइटली इसका ऑप्शन डी हो जाता है। तो आपकी इसमें पता ही, हमने बताया था कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, और जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था उसने ही जो डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट्स, और जो पार्ट सी है वो अबॉलिश कर दिया गया था। फिर 1960 का हमने देखा था बाइलिंगुअल स्टेट थी बॉम्बे की, वो डिवाइड हुई थी 2 पार्ट में। फिर 1963 की जो स्टेट है नागालैंड की, एंड टेकिंग फॉर्म बाई टेकिंग द नागा हिल्स एंड द तोसांग एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। फिर पंजाब था 1966 में, तो पूरा ही डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट अर्बिट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। मैंडेमस प्रोहिबिशन सेंचुरी, तो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 32 है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो उसका आउटराइटली ऑप्शन बी हो जाता है कि मैंडेमस और सेंचुरी सर्ट्यूरी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको हमने देखा था जो प्रोहिबिशन का जो था वो कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, और इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ ओनली बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज नो पर्सन शैल हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो वॉलेंटरली दूसरी किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है पर्सन जो बोर्न हुआ है इंडिया में उन्होंने आफ्टर 26 जनवरी 1950, और ये आर्टिकल पूरा ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट भी कि इफ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री he undertake to renounce the citizenship of then country in the event of his application for Indian citizenship being accepted। तो आप देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम देखते हैं तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। हम सिटीजनशिप चैप्टर में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सिटीजनशिप वाला चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पहले तो आप अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। जो जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई है
वेल एंड गुड। और जिसमें भी आपको हल्का सा भी डाउट है तो आपको वो सीरीज़ देखनी है, और आपको पहले वो ही देखनी है। हार्डली आपके 2 दिन लगेंगे इसे पूरी ही बुक को कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। और सेकेंड है जो पार्लियामेंट है कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूटी और एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट। तो कंसिडर कौन सा करेक्ट है वो बताइए। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं कि जो पार्लियामेंट अंडर 16 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेजिडेंस को विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरेटरी एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो हम ऑलरेडी वहाँ पे RRCSP देख चुके हैं और डिसेंट भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये हमने डिसेंट में तो 16 में पढ़ा था, लेकिन ये हमने जो फर्स्ट मार्क किया वो एज पर आर्टिकल 15 किया है, जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया था नॉट ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, वो हमारे आर्टिकल 16 में था ना कि 15 में। नेक्स्ट है जो टर्म है सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या इंप्लाइज करती है। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू मेंटेन अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का सोसाइटी के अंदर। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट एंड फैसिलिटेट द इक्विटेबल ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव डिजायर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, या 5 सेकेंड्स। तो डायरेक्टली ऑप्शन सी हो जाता है कि दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है कि जो इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो ऑलरेडी हम प्रीएम्बल के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड करता है एक मिक्स इकोनॉमी, जो हमने पढ़ी थी कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है कि टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Indian socialism is a blend of Marxism, Gandhism, leaning heavily toward Gandhian socialism. और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी LPG रिफॉर्म्स थे 1991 के, हैज हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन स्टेट। 56 क्या है कि जो बाउंड्री कमीशन है रेडक्लिफ डिमांड किसके क्या किया था उसने। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन। तो उसका डायरेक्टली ऑप्शन बी हो जाता है, बाउंड्रीज बिटवीन 2 डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो रेड क्लिफ है वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 17 अगस्त 1947 में एज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान में हमने देखा था कि इंक्लूडेड थे जो प्रोविंसेस है वेस्ट पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलचित, जो सिलित है जो आसाम के अंदर। और विद द हेल्प ऑफ रेफरेंडम, वहाँ पे रेफरेंडम किया गया था टू एस्टेब्लिश द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द पाकिस्तान। जो रेफरेंडम था इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द सिलित वर इन द फेवर ऑफ द पाकिस्तान। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट है 57 की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड किए जाए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड्स। तो ऑप्शन इज सी, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट आपको कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 58 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वांटिफाइड है, ये जस्टिफिशिबल है कि पर्सन को लाभ कर सकते हैं कि कोर्ट में जा सकता है जब भी इनका एनफोर्समेंट के लिए, जब भी इनका हनन होता है। दे आर परमानेंट इन नेचर। तो डायरेक्टली आप उसको ऑप्शन लगा सकते हैं, आपको पढ़ने की भी टाइम की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑप्शन इज ए। थर्ड गलत है कि परमानेंट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में कुछ दे रहा है, थर्ड में वही घुमा के दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि 59 कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। और जो टर्म है अनटचेबिलिटी वो डिफाइन की गई है आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट। तो आपके पास 5 सेकेंड है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाता है बिकॉज अनटचेबिलिटी कहीं भी मेंशन नहीं है। हम फंडामेंटल राइट्स की वो चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की है। और जो केरला जो कर्नाटका हाई कोर्ट थी उन्होंने हेल्ड किया था कि एक जो हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है वो प्रैक्टिस है केवल ये। नेक्स्ट देखते हैं 60 कि जो टर्म है स्टेट अंडर आर्टिकल 12 उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, कोई प्राइवेट एजेंसी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट वर्क कर रही है। तो आउटराइटली
ऑप्शन लग जाता है, लेकिन आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो इसका डी है, तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। हम फंडामेंटल राइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 61 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो मुस्लिम लीग है उसने बाइकआउट कर दिया था जो मीटिंग थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड जो वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टार्टेड आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। थर्ड है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फुली सोवरेन बॉडी थी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उसको सही लगे। तो वो आपके पास 5 सेकंड है, देखिए कौन सा इसमें से करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, बी ऑप्शन है 2 और 3 ओनली, सी है 2 ओनली, एंड डी है तीनों ही सही। तो देख सकते हैं आप, इसमें केवल ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। वो इसमें दिखा हुआ है कि जो आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस तब नहीं हुआ था, तो हम ऑलरेडी बार बार इसको ऊपर भी ऑप्शन में पढ़ चुके हैं कि इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 9, 1946 में की गई थी, जो इंडियन इंडिपेंडेंस डेट से काफ़ी पहले है। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट हो जाता है। दोनों ही हमारे बाकी करेक्ट हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग है उसने बाइकआउट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी, कि जो मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, वो इंस्टीट कर रही थी कि सेपरेट स्टेट बनाई जाए पाकिस्तान के लिए। मीटिंग को 211 मेंबर ने अटेम्प्ट किया था। जो डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा थे ओल्डेस्ट मेंबर, उन्हें टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था असेंबली का। जो फॉलो कर रहे थे फ्रेंच प्रैक्टिस, वो वहाँ पे भी डिस्कस किया था। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसने 3 चीज़ करे थे जो असेंबली की असेंबली में पोजीशन में। पहला था कि असेंबली को एक फुली सोवरेन बॉडी बना दी थी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो भी उसके सही लगे। और जो एक्ट है वो एम्पावर करता था असेंबली को कि वो एब्रोकेट और ऑल्टर कर सकती है किसी भी लॉ को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया इन रिलेशन टू द इंडिया। दैट्स वाई ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 62। क्वेश्चन नंबर 62 कि राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंटाइटल्ड एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। थर्ड है कि all citizens are given the right to practice any profession or carry on occupation, trade or business. Very easy question. You have 5 seconds. तो इसमें ऑप्शन आउटराइटली थर्ड हो जाता है, 3 ओनली। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमारा राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट पढ़ा हमने वीडियो, उसमें 14 to 18 में हमने डिस्कस किया था कि राइट टू स्ट्राइक हमने डिस्कस किया था ये आर्टिकल 19 के अंदर, नॉट इन राइट टू इक्वालिटी, इन राइट टू फ्रीडम। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू स्ट्राइक। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। और जो सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एंट्री है आउटसाइडर की ट्राइबल एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है जिससे उसे प्रोटेक्ट किया जा सके उनके डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम्स को। दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट है। और जो सभी सिटीजन्स हैं उन्हें राइट दिया गया है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दैट्स वाई ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसने ऐड किए थे 3 वर्ड्स। तो आपको ट्रिक्स याद किया गया था वहाँ पे, सुसियाई जैसे भी था जो भी है ये आपको याद हो जाता है इजली। दैट्स वाई ये याद कराया गया था कि ये 3 है जो ऐड किए गए थे। वो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो डायरेक्टली आपको बता दिया गया कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखते हैं कि बी ऑप्शन केवल करेक्ट है बिकॉज 3 वर्ड ये ऐड किए गए थे बाय 40 सेकेंड। और इसकी भी ट्रिक आपको वहाँ पे बताई गई थी क्या कि आप याद रखेंगे P2 सुसियाई। अब आपको कन्फ्यूजन 44 और 42 में रहेगा, लेकिन जब P2 याद रखेंगे तो प्रीएम्बल 2 मीन्स 40 सेकेंड। तो छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपकी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इज 64 कि अ राइट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन एन क्लेम that it is equally possible for others. Second क्या है कि right not only indicate that what the state must do but they also suggest that कि state must refrain from doing. तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, वो कंप्लीट कीजिए। You have 5 seconds. तो सी है, इसमें दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि बिकॉज राइट आर रीजनेबल क्लेम है किसी पर्सन के जो सोसाइटी द्वारा रिकग्नाइज किए जाते हैं और सेंशन किए जाते हैं लॉ के थ्रू। हाउएवर जो मोस्ट केसेस हैं, इन मोस्ट केसेस जो क्लेम्स होते हैं राइट्स के आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दो दीज राइट्स पीपल मेक डिमांड अपॉन द स्टेट। तो ये थियोरटिकल है, आप थोड़ा खुद से इसको पढ़िए बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस है ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ही आपको मार्क करके रखना है
कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऊपर बताए गए हैं जिनको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट है 65 कि राइट टू इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड दीज राइट्स। तो इक्वालिटी अभी आपको डिस्कस भी किया था मैंने 14 to 18, तो कौन कौन से नहीं है, तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव 5 सेकेंड्स। तो राइटली डी ऑप्शन हो जाता है इसका, राइट ऑफ एक्यूज एंड कन्विक्ट की 14 to 18 में जो नहीं आता। ये राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से पढ़े थे हमने, EBL, EPL, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और इक्वल एक्सेस टू द शॉप्स होटल्स में, और लास्ट पड़ता है अनटचेबिलिटी का। तो ये सारे ही 14 to 18 है। तो ये 66 देखते हैं कि जो आर्टिकल 22 है वो कंफर्म करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन। फर्स्ट है राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। सेकेंड है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। थर्ड है राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ अ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यह 5 सेकेंड, और डायरेक्टली आपको पढ़ा भी चुके हैं ये, तो ये कहीं और से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन हो जाता है डी, तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 67 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्शल लॉ, ये इफेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, और इसकी कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर। थर्ड है ये इम्पोज होता है पूरी ही कंट्री में। तो 4 ऑप्शन है, ये हैव 5 सेकेंड्स। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है 1 and 2 ओनली। तो आपको वहाँ पे टेबल भी पढ़ाई गई थी फंडामेंटल राइट में, तो डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ और जो नेशनल इमरजेंसी के बीच में। तो आपको पूरी ही क्लियर होना चाहिए कि जो मार्शल लॉ में पढ़ा था हमने कि इट अफेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट, और जो नेशनल इमरजेंसी में कि इट अफेक्ट नॉट ओनली फंडामेंटल राइट लेकिन सेंट्रल स्टेट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ का उनका रिलेशन भी। और इस पूरी ही टेबल आपको टिप पे होनी चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन सी है। और 68 देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPSP। एग्जाम्पल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इनोवेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और जो DPSP हेल्प करता है कोर्ट को एग्जामिनिंग डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। थर्ड है कि इसका एम है रियलाइजिंग द हाई लेवल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एट द आउटलाइन एज आउटलाइन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप बताइए। तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था DPSP के, और ये सेकंड हमने इसके एंड में पढ़ा था DPSP चैप्टर में, और जो थर्ड है ये भी हम पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट पेज पे कि इसका एम है कि रियलाइज करना आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 69 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल DPSP के। तो फर्स्ट थिंग कि जो भी ये क्लासिफिकेशन है सोशलिस्ट में, गांधीयन में, लिबरल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई। अब देखिए कि जो प्रिंसिपल आपको बताए गए थे कि ऐसे कहा था आपको कि गांधीयन 6, लिबरल 7, फिर 8 होते हैं। तो बताइए कि कौन सा फीचर्स किस में आता है, वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा दी गई थी। तो इसका आउटराइटली आंसर डी हो जाता है 1 and 3 ओनली। तो आपको एक बार मैं आर्टिकल बोल देता हूँ बस कि जो हमने सोशलिस्ट में पढ़े थे, तो उसमें 8 आर्टिकल थे कि आर्टिकल 38 जो प्रमोट करता है वेलफेयर पीपल का बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। सेकंड पढ़ा था हम 39 और 39A, देन 41, फिर 42 इंपॉर्टेंट था बिकॉज टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट और ह्यूमन कंडीशन फॉर मर्क और मैटरनिटी लीव जो हमारा ऑप्शन में आ चुका है। और 43 था कि लिविंग वेजेस सिक्योर करना, और आप टाइप्स ऑफ वेजेस भी आपको डिस्कस की थी कि डिफरेंट 3 टाइप की वेजेस होती हैं। फिर 7 था कि 43A कि टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड 8th इज 47 कि रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और आपको एक टिप भी वहाँ पे दी गई थी कि आप स्टडी टेबल के सामने इन तीनों का ही क्लासिफिकेशन लिखेंगे, बिकॉज ये आप भूलते ही रहते हैं, लेकिन आप जब रिवाइज करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट है 70 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाज इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो फर्स्ट है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड है टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इनमें से कौन सा DPSP है जो इंक्लूड किया गया था 42nd से, और आपको वहाँ पे बताया गया था कि केवल एक DPSP था जो 44 से ऐड किया गया था। तो बताइए।
तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, 1 and 2 ओनली, थर्ड नहीं है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट। और जो भी ये DPSP है 42 से हमने कौन कौन से ऐड किए थे, केवल 4 प्रोविजन थे कि 39 ऐड हुआ था, 39A ऐड हुआ था और 43A था जो भी ऊपर डिस्कस किया है कि पार्टिसिपेशन वर्कर का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, और ये 48A पढ़ा था कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि जो 71st क्वेश्चन है हमारा, कि ये हमारा 71st है कि विच ऑफ दीज आइडियल्स और वैल्यूज कैन बी फाउंड बोथ इन DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट है कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का, प्रमोशन ऑफ हारमोनी और स्पीड, कि मतलब दोनों ही इसके भी फीचर्स पढ़े हमने, इसके भी, कि दोनों में जो कॉमन है वो बताने हैं। थर्ड है चेरिजिंग एंड अपहोल्डिंग द नोबल आइडियल्स, जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको कि कौन सा ऑप्शन नहीं दोनों में है तो आप एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन केवल 1 है ओनली, वही आपको दिखाई पड़ता है कि ऑफ द अबव ओनली एनवायरनमेंट जो कंजर्वेशन है और चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन है वो फाउंड होता है DPSP में। सो ऑल द अदर जो स्टेटमेंट है अदर देन स्टेटमेंट 1 वो गलत है। और फॉर 51 के अकॉर्डिंग हम सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं 72 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स, जो पार्ट 4 के से आउटसाइड है। तो एट द लास्ट आपको याद भी कराए गए थे कि एक 16 में था, पार्ट 16 में, और जो 2 हैं वो 17 में। तो 350 351 ऐसे थे कुछ, आपको पूरा नहीं बताएंगे, पहले आप अपना अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन है, तीनों ही थे। और 3 किस किस आर्टिकल में दोबारा आपको बता देते हैं कि फर्स्ट इज क्लेम SC और ST के पब्लिक सर्विस में, हमने पढ़ा था ये आर्टिकल 335 के अंदर। तो आपको कैसे याद कराया गया था 335, तो ये 5 दिख रहा है आपको, ये S की तरह है, तो S इज SC और ST, तो ये ट्रिक याद थी। सेकंड थी कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन, तो आपको 350A याद कराया गया था। वेट अ मिनट, क्लियर कर देते हैं इसको। 350A याद कराया गया था वहाँ पे। तो A इज़ फॉर अम्मा, तो मदर है, तो रिस्ट्रिक्शन मदर टंग में, तो ये याद होना चाहिए। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो वहाँ पे था 351, तो 1 इज रिजेंबल विद H से आप रिजेंबल कर सकते हैं। तो ये हल्की सी ट्रिक से आपको ये पूरा ही क्लियर रहेगा और आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि 335, 350B एंड 351। और फर्स्ट जो है वो पार्ट 16 के अंदर है और 2 जो हैं ये पार्ट 16 नहीं पार्ट 17 के अंदर है, 2 पार्ट 17 में, 1 16 के अंदर। नेक्स्ट है 73 कि विच ऑफ दीज बेस्ट करेक्टराइज आर नेशन स्टेट, कि इनमें से कौन सा बेस्ट करेक्टराइज करता है एक नेशन स्टेट को। ऑप्शन है हमारे पास अ नेशन विद लार्ज जोग्राफिकल एक्सपेंस, दूसरा है एनी पॉलिटिकल एंटिटी, थर्ड है लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी विच ऑल्सो अ कल्चरल और सोशल एंटिटी, फोर्थ है एनी बॉडी दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग इट। तो आपके पास 5 सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है अ लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी विच इज़ ऑल्सो अ कल्चर और सोशल एंटिटी। तो नेशन स्टेट कैन बी स्मॉल और लार्ज एरिया, स्मॉल और लार्ज पॉलिटिक्स हो सकती है, और फासिस्ट और डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, और मोनार्कियल भी हो सकती है। देयर इज नो सेट रूल्स, और इवन अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इट्स एफिलिएट आर पॉलिटिकल एंटिटीज, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग। और जो नेशन स्टेट है मिक्स होती है सेवरल एथनिसिटीज़ के अंदर। नेशन रेफर ओनली टू सोशल कल्चरल एंटिटी, जिसमें पीपल होते हैं, यूनियन ऑफ पीपल शेयर करते हैं हु कैन आइडेंटिफाई कल्चर और लिंग्विस्टिकली। और जिस कॉन्सेप्ट है डज नॉट नेसेसरली कंसिडर फॉर्मल पॉलिटिकल यूनियन। और जो स्टेट है रेफर करती है टू द लीगल और पॉलिटिकल यूनिट, जिसमें कौन कौन होते हैं कि परमानेंट पॉपुलेशन होती है, डेफाइंड इसकी एक टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है उसके अंदर, और कैपेसिटी होती है टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। और इन सबका जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ऊपर हम अभी डिस्कस किया आपसे, उसे नेशन स्टेट बोलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस इनको ऑप्शनल है उनको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप को जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है वो आराम से आप सुनिए, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्लस आप इसको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली। तो आपको अभी मेजोरिटी मैंने डिस्कस की है एक वीडियो में, तो वो आपको पूरी ही क्लियर हो जाती है, तो आपको आउटराइटली इस ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। सेकंड है इफ बिल 6 टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे रेटिफिकेशन की रिक्वायर्ड पड़ती है। लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो एक एक वर्ड है
नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट ओनली। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बताना है कौन सा है इसमें से करेक्ट बताया। तो इसका हमने पढ़ चुके हैं कि जो अमेंडमेंट है इसका ऑप्शन बी हो जाता है कि ये केवल पार्लियामेंट में ही इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट बिकॉज उसमें प्राइवेट और जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट मेंबर दोनों ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है, नॉट स्पेशल। स्पेशल किस केस में लगती है? जब ये रेजोल्यूशन निकालते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है या बनाना है, तो वो केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 75th कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 11 है उसमें पढ़ चुके हैं। टाइप कौन कौन से? ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेकुलर कैरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। तो बताइए। तो आउटराइटली चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। सी। तो फीचर्स जो हमने पढ़े थे वहाँ पे टोटल 19 फीचर पढ़े थे और उसमें से आपको बताया गया था कि एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, वहाँ यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 32 की रेमेडीज़ वाली 136 में भी कि जो डिडक्शन थे इनके 141 और 142 में, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बाकी जो 19 है टोटल ये आप पढ़ सकते हैं हमारे 11 चैप्टर में। नेक्स्ट इज 76 कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ऑक्सीटोनिक ड्रग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। So include it as a life-saving drug in the national list of essential medicine. Second दिया हुआ it is prescribed for induction of women for the induction of labor in women. थर्ड ये मिनिस्ट्री दी हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्ड किया था इसको अप्रैल 2018 के अंदर। तो अब तीनों ही पढ़िए और एक आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आ रहा है ये करंट अफेयर का भी पार्ट इसमें इन इंस्टीट्यूट्स ने ऐड कर दिया है। तो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए 1 and 2 ओनली। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट इन्होंने नहीं दिया, केवल फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट है। थर्ड गलत क्यों है? बिकॉज जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हेल्ड किया था अप्रैल 2018 में नोटिफाई अ बैन ऑन प्राइवेट ड्रग मैन्युफैक्चर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑक्सीटोसिन एंड द गवर्नमेंट हैड रिस्ट्रिक्टेड इट्स इम्पोर्ट एंड डिसाइडेड टू कन्फाइन मैन्युफैक्चरिंग टू कर्नाटका एंटीबायोटिक्स। और जो फार्माक्यूटिक्स लिमिटेड है एक गवर्नमेंट कंपनी है। दैट्स वाई जो ऑप्शन 3 है वो इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू 77 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये सभी इसमें रोबोट दिया हुआ इन द स्पेस कि रोबोनॉट, कि रोबो, फेडोर। तो आपके पास 5 सेकंड है, तो थोड़ा सा करंट का भी आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। बिकॉज जो गाइस इसमें हम 75th क्वेश्चन तक ही करेंगे बिकॉज जो टेस्ट हमने इंस्टीट्यूट का लिया है ये उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ऑलरेडी हम 2 जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें केवल जो 75th तक है वो ही पॉलिटी के क्वेश्चन है। बाकी इन्होंने जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर के ऐड किए गए। तो जो हम नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो प्योरली ऐसा देखेंगे जो केवल पॉलिटी से रिलेटेड टेस्ट हो। तो मिलते हैं हमारे डे 4 में। तो आपको ये तीनों ही टेस्ट रिवाइज करने हैं। मिलते हैं कल विद द डे 4। थैंक यू एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 10am Expert IAS। थैंक यू।